नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहली फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन पहली बार ऐसा होगा हमारी हिस्ट्री में कि बजट पेश किया जाएगा किसी रविवार को। और इसे पेश कौन करेगा? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी ऑलरेडी 8 कंसेक्यूटिव बजट्स पेश करने का रिकॉर्ड बनाई हुई हैं, और ये उनका नौवां लगातार कंसेक्यूटिव है कि लगातार हर साल जो है ये 9th ईयर होगा जब वो अपना बजट पेश करेंगी। लगभग लगभग 11 बजे के करीब ये बजट शुरू होगा। और अब कितनी देर तक वो बोलती हैं इसका तो कोई पता नहीं, क्योंकि 2020 में उनके पास एक और रिकॉर्ड भी उनके हाथ ही है। वो है 2 घंटे 40 मिनट की उस बजट स्पीच का। दोस्तों, अब इंडस्ट्री को क्या क्या उम्मीदें हैं, मार्केट किस तरह से चल सकती है, उन सब पर चर्चा करेंगे। इस एक छोटा सा मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा हो सके, क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं इसमें जो डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया 9th कंसेक्यूटिव बजट है। इससे पहले क्या किसी ने 9 बजट नहीं दिए हैं? किसी वित्त मंत्री ने? देखिए, पी चिदम्बरम साहब ने 9 बजट्स दिए हैं, लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं थे। क्या 9 बजट का रिकॉर्ड है? जी नहीं, 10 बजट का रिकॉर्ड है। किसके नाम है? मोरारजी देसाई जी के नाम पर है 10 बजट्स का। बट नो बडी हैज़ डन इट कंसेक्यूटिवली, लाइक निर्मला सीतारमन इज गोइंग टू बी डूइंग ऑन द 1 फरवरी, यानी कि 9 लगातार बजट्स। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से जो चल सकता है, क्या हो सकता है। अगर आपने पिछले बार का जो बजट था उसके ऊपर बात की, समझ में आया हो आपके, तो आपको पता चला था कि सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि 12 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न्स में, इनकम टैक्स में 12 इनकम का जो है 12 लाख तक की इनकम के ऊपर टैक्सेशन ख़त्म कर दी थी। 75,000 रुपये की डिडक्शन भी दी थी। वो बहुत अच्छा था। उस कदम से क्या हुआ? कंजम्पशन सेक्टर को लाभ मिला। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर को उसका लाभ प्राप्त जरूर हुआ है। अब लोग अभी भी ये कहते हैं कि साहब वो तो अच्छा कर दिया, लेकिन कंप्लाइंस अभी भी एक इशू है। कंप्लाइंस के लिए इनको कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि कंप्लाइंस को इजी किया जाए। और देखिए, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो नहीं चाहता कि उसको बेमतलब के टैक्स नोटिस आ जाएं। उसको कभी भी कोई भी नोटिस आ जाता है तो वो घबराते हैं, तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ। इन चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर वित्त मंत्री को बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत आप देख रहे होंगे कि हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज आपको मालूम है कि हमारे गडकरी साहब जो हैं, गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम, मुझे तो पर्सनली लगता है कि गडकरी इज़ वन मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट हु हैज़ रियली डन सम एक्सेप्शनल वर्क। मुझे मुझे वाकई में पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे गडकरी से बेटर कोई काम करता हुआ मंत्री मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे पे क्या सोच है, क्योंकि आपको पता है भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि उस भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए कोई फंडिंग की कमी होगी या कुछ भी। अब और क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, हाईवेज के लिए आता है, क्योंकि वही हम वो जो हाईवे बनते हैं ना, वो हाईवे टू आवर सक्सेस हैं। दोज आर द हाईवेज टू, नॉट कि बस एक जगह से दूसरे जाना, दे आर दी हाईवेज टू द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री। ठीक है जी, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो ज़माना है वो है एआई स्टार्टअप्स का। कुछ लोग कहेंगे साहब हम तो एग्री बेस्ड देश नहीं है क्या? बिल्कुल एग्रीकल्चरल बेस्ड देश हैं, लेकिन आज की डेट में एआई बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चीज़ आ गई है एआई। और एआई को अब किस तरह से हम एआई स्टार्टअप्स को हमारी गवर्नमेंट बजट में क्या उनके लिए बोलती हैं, सेटअप जो है उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्या कोई सपोर्ट है उन सेटअप्स के लिए, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र रहेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर क्या चाहेगा भाई? बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की डिमांड रही है। वो कहते हैं कि ये जो एनपीएज होते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन जो मिलती है उनको, वो मिलती है 8.5%। वो चाहते हैं कि भाई इसको बढ़ा दिया जाए, 15% कर दिया जाए। उससे क्या होगा?
जो पोटेंशियली ऑफसेट करना है ना उन्होंने क्रेडिट के लॉसेस को, उसमें उनको मदद मिलेगी टैक्स रिलीफ से। तो ये एक तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या कुछ और भी डिमांड्स हैं? सैलरी टैक्स पेयर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई वो चाहते हैं कि कंप्लायंस कम हो, और पिछली बार भी स्ट्रॉन्ग बूस्ट टू कंजम्पशन था ही। अब कंजम्पशन सेक्टर के लिए क्या बोलती हैं वित्त मंत्री, वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब एक और चीज़ है, आप लोगों ने देखा पेट्रोल डीजल और पोल्यूशन पे कितना कुछ पिछले एक वर्ष में हुआ है। पेट्रोल डीजल की वाहन जो थे कि नहीं साहब, जैसे मैं एनसीआर में जाता हूँ, दिल्ली एनसीआर में हुआ कि नहीं, जो आपकी VS4 हैं वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, BS6 ही गाड़ियाँ चलेंगी। BS6 गाड़ियाँ मुझे लग रहा है 2020 के बाद ही शायद आई हो, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी 2018 मॉडल है, वो तो शायद BS4 ही बताते हैं उसको। तो उसको दिल्ली लेके जाना मेरे लिए संभव नहीं था। उसके बाद एक और गाड़ी है, वही लेकर मैं दिल्ली जा पा रहा था। तो अब उसके ऊपर क्या है, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फोकस कहाँ है इनका सबका, ईवीज पे। अब ईवीज का क्या, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे पास चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के को बूस्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हालांकि अगर हम ट्रैवल करते हैं तो आजकल जो ढाबे हैं उन पे ज़रूर आजकल चार्जिंग स्टेशंस बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन ऑन दैट फ्रंट। ईवीज कितनी महंगी हैं, क्या उनको कुछ सस्ता करने का प्लान होगा? क्योंकि उनको किस तरह से सस्ता किया जा सकता है उनको कि अभी भी अगर आप जाते हो पेट्रोल की गाड़ी लेने या फिर आप ईवी लेने, जब आप कंपेयर करते हो तो आप कहते हो नहीं भाई पेट्रोल की गाड़ी ही बेहतर है अभी भी। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो तो मुझे तो अभी भी लगता है कि पेट्रोल कार इज स्टिल इकोनॉमिक, मोर इकोनॉमिक, दैट हैज़ मोर इकोनॉमी देन अ ईवी। हालांकि कई लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट डेटास कहता है कि नहीं अभी भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो क्या उसके लिए उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ किया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या कोई बूस्ट देने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। न्यू जॉब क्रिएशंस, अगर नई जॉब ही क्रिएट नहीं होंगी तो हमारा यूथ कहाँ जाएगा? बिकॉज आपको पता है हमारा तो जो नेशन ऑफ यूथ है, यंगस्टर्स का देश है हमारा, तो वो कहाँ जाएंगे? और अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्या कुछ नया लाया जाएगा, या फिर हम उन्हीं जो पुरानी जो हमारी फसलें हैं उन्हीं पे, देखिए फसलें हैं, मैं खुद भी मतलब मेरी फैमिली भी एग्री बेस्ड उस पे है, तो मुझे मालूम है कि क्या बचता है और क्या नहीं बचता। उनके लिए क्या किया जाएगा? क्या कोई एग्री फोकस्ड MSMEs के ऊपर भी फोकस होगा? जो एग्री फोकस्ड MSMEs हैं वो क्या करेंगे? क्या उनको कुछ, उनके लिए कुछ बजट में बोला जाएगा? ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और देखने वाली होंगी कि निर्मला जी इसके ऊपर क्या कहती हैं और सरकार का इसके ऊपर रुख क्या होता है। अब एक है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस हर किसी की होनी चाहिए, सब चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस हमारे यहाँ पर जो है ना वो उसकी पेनिट्रेशन वैसी नहीं है। क्यों भाई? इंश्योरेंस एक तो सिंपल नहीं है, इंश्योरेंस हैज़ टू बी मेड सिंपलर। सिंपलर कैसे? अब जैसे बीच में क्या हुआ, जैसे चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, सब जगह अब एक तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं उसमें ही गिन लीजिए, उसमें होता क्या है कि उसमें कमीशंस ही बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको कहते हैं फ्रंट एंड लोडिंग ही बहुत ज़्यादा होती है लाइफ इंश्योरेंस में। तो अल्टीमेटली दिक्कत किसके आती है, किसकी जेब पे आती है? हमारी और आपकी जेब पे आती है। बजाय कि उसको, और वो क्या होता है, एक किश्त आ गई, एक इंस्टॉलमेंट आ गई, दो इंस्टॉलमेंट्स आ गई, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स आनी बंद हो जाती हैं उसकी। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें तो भाई अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करें या जनरल लाइफ इंश्योरेंस करें, हमको हमेशा चलते रहना चाहिए ना, तभी उसका बेनिफिट होगा देश को। ठीक है, अब होता क्या है, एक किस्त आ गई, दो किस्त आ गई, उससे क्या हुआ कि किसी का जो एजेंट है उसके तो पास आ गया, लेकिन हमारा किसी का कोई भला नहीं होगा। इवन उस बंदे का भी शायद कोई भला हो ना हो जिसने वो पॉलिसी खरीदी है, उसकी भी जेब से मतलब एक तरह से वो पानी में ही चले गए। एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो रही है। एजुकेशन को अफोर्डेबल कैसे किया जाएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कहती हैं एजुकेशन सेक्टर पे? एजुकेशन सेक्टर
इस समय आपको मालूम है प्राइवेट हाथों में ज़्यादातर जगह जा चुका है। सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आज की डेट में अफोर्डेबिलिटी के मामले में अगर आप देखोगे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को, आई डोंट वांट टू नेम दोज इंस्टीट्यूशंस, एवरीबडी नोज, उन इंस्टीट्यूशंस की अफोर्डेबिलिटी है क्या? कोई गरीब अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। आपके बच्चा कोई भी बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर भी ले तब भी आपके पास उतना पैसा है, ये बड़ा मसला है। ठीक है, आप कहेंगे साहब लोन मिल जाता है, लोन के लिए भी आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एजुकेशन अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, खास करके हायर एजुकेशन अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फार्मा एंड हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। फार्मा एंड हेल्थ केयर, आपको पता है ये जो इस समय जो चल रहा है वो फार्मा एंड हेल्थ केयर के लिए कैसा है। यूएस ने टैरिफ्स लगाने शुरू कर रखे हैं। सप्लाई चेन्स का बहुत मेजर इशू, अभी भी सप्लाई चेन्स इज़ अ मेजर इशू। तो सप्लाई चेन्स के लिए और यूएस टैरिफ्स के लिए जो हमारे को जो फटका लग रहा है उसके लिए क्या कर रही है सरकार, इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा होगी। अब मुझे मालूम है ट्रेडर्स कम्युनिटी कहेगी कि भाई हमारे लिए क्या हो रहा है, और टूरिज़्म वाले कहेंगे हमारे लिए। टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मालूम है कि हम लोग बहुत लैगिंग हैं अभी भी। जैसे मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है गोवा, बट क्या वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मैच कर सके किसी वियतनाम को, किसी थाईलैंड को, किसी इंडोनेशिया को? नहीं। वहाँ के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिसीज़ कैसी बनती हैं, आर दे टूरिस्ट फ्रेंडली, कैसी पॉलिसीज़ हैं, वो सब चीज़ भी आज देखने का मतलब बजट में देखने का हमें मिलेगा। और दोस्तों ट्रेडर्स कहेंगे साहब ये क्रिप्टो करेंसी में हम सब ट्रेड करते हैं, लेकिन वहाँ की टैक्सेशन, वहाँ की काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, और क्या इसको किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा, या इसको प्यूनिटिव, जैसे अभी क्या हो रहा है कि अब अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर भी रहे, स्पॉट में कुछ बाइंग कर भी रहे हैं, तो आप 30-30%, दैट इज प्यूनिटिव, दैट इज हैवी, दैट इज वेरी वेरी हैवी, दैट इज लाइक पनिशिंग कि ट्रेडर कि भाई तुम क्रिप्टो में काम कर क्यों रहे हो, स्पॉट में काम कर क्यों रहे हो। इसीलिए क्या हो रहा है, क्रिप्टो में काम करते हैं, एफ में लोग काम करने लग गए हैं। तो ठीक है, क्योंकि देखो आप इस चीज से, इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते कि द क्रिप्टो जो है वो आने वाले समय का बादशाहत इसी की होगी। तो इससे आप बाहर नहीं भाग सकते। अब जब आप मार्केट चल रही होगी ना, उस समय क्या हो रहा होगा कि जैसे जैसे निर्मला जी कुछ बोलेंगी, वैसे किसी सेक्टर के लिए कुछ बोलेंगी, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ होगी उसके लिए तो एकदम ऊपर को वो सेक्टर भागेगा, और अगर उसमें कुछ भी जरा सी भी वो होगी तो उसमें सेक्टर वो नीचे को भागेगा। तो वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। विक्स इंडेक्स बहुत तेज है, वोलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी, बजट पे नहीं रहेगी तो और कब रहेगी। तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते रहेंगे, और प्रीमियम्स भी हाई ही रहेंगे। तो भाई थोड़ा थोड़ा लेते रहना, ज़्यादा की मत सोचना, एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, संडे मॉर्निंग में मैं ज़रूर प्री मार्केट अपडेट दूंगा जिसमें मैं लेवल्स की भी बात करूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यार कोई लेवल्स ऐसे काम करेंगे, बट फिर भी लेवल्स ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड होप कि निर्मला ताई कुछ अच्छा बोलती हैं बजट के लिए और हम सबको बेनिफिट देती हैं। शुक्रिया।